नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। जब हम बात करते हैं नए दिन की, नई सुबह की, तो हम कहीं ना कहीं पहले खुद में सोचते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारी एनर्जी क्या है। सबसे आसान काम है खुद के लिए जीना, जो कि आजकल लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं, वो सबसे कठिन कार्य है। अगर आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी अगर आसान बनाना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत जो है अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। कहते हैं कि अगर आप अतीत को संभाल के रखते हैं तो आपका वर्तमान बहुत ही खूबसूरत होता है और भविष्य आपका बहुत सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलता है। लेकिन इस चीज़ को हम कहाँ देखते हैं? अगर किसी भी इतिहास की चीज़ों को हमें देखना हो तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सीधा म्यूज़ियम, क्योंकि वहीं पे संरक्षित होती है और सुसज्जित तरीके से हमारा अतीत व्यवस्थित तरीके से रखा रहता है। आज इसी विषय पे कि हमारी चीज़ें कैसे संजोई हुई है, कैसे सुरक्षित रहती है, आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। उनके बारे में आपको बता दें कि ये है श्री अशोक कुमार सिन्हा सर, जो कि प्रसिद्ध बिहार संग्रहालय पटना के अपर निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और कहें कि जितने भी बिहार के आर्टिस्ट हैं, इन्होंने सबको एक अपनी पहचान दी। हमने शुरू में ही कहा था कि लोग खुद के लिए हमेशा जीते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए खड़े हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं, दूसरे को प्रतिष्ठा और सम्मान देने के लिए खड़े हैं, तो आप एक महान इंसान भी हैं और आप जो है आदर के पात्र भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद ऋचा जी। सर, सबसे पहले तो आप बिहार के खादी ग्राम उद्योग में भी आप कार्यरत रहे हैं। आप गुड़िया म्यूज़ियम, जो सबसे पुरानी जो हमारी संग्रहालय, उसमें भी हैं, और आप अभी बिहार म्यूज़ियम में। ये सफ़र के बारे में बताएं। देखिए, मैं मूलतः बिहार सरकार में उद्योग विभाग का पदाधिकारी रहा हूँ। संयोगवश मेरी पोस्टिंग 2011 में उपेंद्र महाती संस्थान में हुई। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। सारी कलाकृतियाँ जो उपेंद्र महाती इंस्टीट्यूट में है वो सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। मुझे लगा कि यहाँ कुछ करने की गुंजाइश है। मैंने जो उच्च पदाधिकारी हैं विभाग के, उनसे बात की, मंत्री से बात की और कहा कि अगर सरकार सहूलियत दे, मौका दे, तो उपेंद्र महाती इंस्टीट्यूट की स्थिति को, पुराने गौरव जो है उसको पुनः बहाल किया जा सकता है। मेरी बात सुनी गई और बहुत सपोर्ट मिला पदाधिकारियों का, सबका, कलाकारों का भी। और फिर से उपेंद्र महाती संस्थान को हमने पुनर्जीवन दिया। हमने कोशिश की कि उसको नए सिरे से कलाकारों से जोड़ा जाए। तो पूरे बिहार के जो कलाकार हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है, हस्तशिल्प के कलाकार, लोक कलाकार, उनको उपेंद्र महाती संस्थान से हमने जोड़ा। वहाँ ट्रेनिंग शुरू की हस्तशिल्पों में। सब जो शाखाएँ बंद थी उसको पुनर्जीवित किया। म्यूजियम को नए ढंग से उसका रंग रोशन और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप बिहार के जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनका जुड़ाव उपेंद्र महाती संस्थान से बढ़ा। उसी क्रम में जो उपेंद्र महाती संस्थान को देशव्यापी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतिष्ठा मिला। मसलन कि हम लोग दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है हर साल 14 से 27 नवंबर तक। लगभग 40 सालों से मेला लगते आ रहा था, लेकिन बिहार को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला था। देश के प्रत्येक राज्य उसमें शामिल होते हैं और जो बेस्ट अपना प्रस्तुति देता है उसको अवार्ड मिलता है। तो जब बिहार को कभी नहीं मिला था, 14 में मुझे मौका मिला कि मैं एज ए डायरेक्टर उस पेविलियन, बिहार पेविलियन जो दिल्ली में बनता है, उसको हम अपने ढंग से उसको स्थापित करें। बिहार के लोक कलाकारों को लेकर मैंने उस पे बिहार पेविलियन को नए ढंग से पुनर्जीवित किया और स्थापित किया, उसका साज सज्जा की। और संयोग है कि पहली बार
बिहार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में गोल्ड मेडल मिला। तो ये बिहार के लोक कलाकारों की बदौलत ही ये गोल्ड मेडल मिला। जी, जैसा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं बिहार के, उसको उनको ना सिर्फ एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने पहचान दिलवाने की कोशिश की है और अभी तक प्रयासरत है, यहाँ तक कि मलेशिया तक। तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है, क्योंकि बिहार के आर्टिस्ट आज भी घर घर ही काम कर रहे हैं, तो उनको घर से बाहर निकाल के उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिहार के अधिकांश लोक कलाकार हैं ग्रामों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, जबकि दूसरे हम राज्यों में जाते थे तो वहाँ देखते थे कि वहाँ के लोक कलाकार का अपना अपना स्टूडियो है, लेकिन बिहार में किसी का ना स्टूडियो है, सब अपने घर में सीमित परिस्थितियों में काम करते थे। तो मैंने यहाँ के लोक कलाकारों को प्रेरणा दी कि आप दूसरे राज्यों से सीखें, दूसरे राज्यों के लोक कलाकार किस तरह से काम करते हैं। और दूसरी बात थी कि जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार हैं, बिहार के लोक कलाकार हैं, उनको जो आधुनिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, आज बाजारवाद का युग है, तकनीक का युग है, इस युग में वही सफल होगा जो कि तकनीकी रूप से जानकार हो। लेकिन बिहार के लोक कलाकार इसके जानकार नहीं थे, तो हमने उनको डिजाइन कैंप, टेक्नोलॉजी कैंप, कई कैंप कराया। उनको बताया कि आप लोग जब नए मार्केट से जुड़ेंगे, बाज़ार से जुड़ेंगे, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैंने पटना में एक भी शॉप नहीं था हैंडीक्राफ्ट्स का, खादी मॉल में मैंने शुरू करवाया, उपेंद्र महारथी इंस्टीट्यूट में, फिर मोरियालोक में एक बिहार अम्बापाली एम्पोरियम, बिहार म्यूजिक संग्रहालय में भी उपेंद्र महारथी का अपना एक शो केस था। तो कई जगहों पर, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी हैंडीक्राफ्ट का मैंने वहाँ शो किया। तो इससे बिहार के कलाकारों की पहचान बढ़ी। और एक परेशानी और थी कि जो पद्म सम्मान मिलता है उसमें ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है। बिहार के कलाकार इससे अनभिज्ञ थे। चूँकि मुझे बचपन से ही लिखने की रुचि थी, तो मैंने सभी कलाकारों का, उसमें पद्म सम्मान में होता क्या है कि उनकी जीवनी दी जाती है, 800 शब्दों में उनकी जीवनी लिखी जाती है, उनका रिकमेंडेशन ऑनलाइन किया जाता है। तो मैंने कई कलाकारों को प्रेरित किया कि आप इस सम्मान के लिए आवेदन दें, और संजोग रहा कि उसके बाद पद्म सम्मान की संख्या बढ़ी और आज बिहार में जो 17 लोक कलाकार पद्म सम्मान से सम्मानित है, वो इस जागरूकता की देन है। क्या बात है। और अभी जो धीरे धीरे देखा जा रहा है, इसमें काफ़ी जागरूक लोग हो रहे हैं और जितनी युवा पीढ़ी है इसमें आ रही है। तो अक्सर सर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि इसको आप एज अ प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जो नई पीढ़ी है वो कट रही थी, अपनी परंपरा से, अपनी जड़ों से कट रही थी। हमने उनको सुझाव दिया कि नहीं, आप जड़ों से जुड़ी रहें, इसमें भविष्य है। और मैं अपने उद्देश्य में सफल भी रहा। कई ऐसे कलाकार हैं, जो युवा कलाकार, जो आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। बिहार के लोक कलाकार सभी आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी जागरूकता का प्रतिफल है। जी, और आप ये सब चीज़ करते हुए भी आपने अपनी लेखनी की कला को बरकरार रखा। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो अभी लोगों के हाथों में भी है और लोग पढ़ते भी हैं। बहुत सारी किताबें तो हमने भी पढ़ी हुई है। तो ये लिखने का विचार और फिर लोगों को जागरूक करना और आर्ट फील्ड में इतनी आगे तक सबको ले जाना, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? शुरुआती समय में कला की ओर मेरा रुझान नहीं था। मैं कहानियाँ लिखता था और मेरी शुरुआत हुई दरअसल इस तरह कि दिनमान, रविवार जैसी पत्र पत्रिकाएँ, धर्मयुग जैसी पत्र पत्रिकाएँ जो उस समय छपा करती थी, जब मैं बचपन में था, स्टूडेंट था, तो उस समय ये पत्रिकाएँ, हिंदी की जो पत्रिकाएँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी और उसमें बहुत ही विचार वाले लेख छपते थे। तो कई लेख मुझे उद्धृत करते थे, तो मैं संपादक के नाम पत्र लिखा करता था, अपना जो विचार है संपादक को भेजा करता था। उस समय कुछ समाचार पत्रों ने और कुछ पत्रिकाओं ने एक कॉलम शुरू किया था कि और अब आखिरी चिट्ठी, माने जो सबसे इम्पोर्टेंट चिट्ठी होती थी उसको वो लोग बॉक्स में दे के उस पर एक सम्मान भी देता था। तो मेरी कई चिट्ठियाँ पुरस्कृत हुई और मुझे पुरस्कार के स्वरूप में पैसे भी मिले, पुस्तकें भी मिली, तो मेरा उत्साह बढ़ा। तो जब मैं ग्रेजुएशन में गया
तो उस समय पत्र पत्रिकाओं में मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया। तो कई पत्र पत्रिकाओं में दिनमान, ब्लीच, माया, धर्मयुग इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख छपने लगे। धीमे धीमे उत्साह बढ़ा। कई जो देश के नामचीन लेखक हैं उनसे निकट होने का सौभाग्य मिला। उनकी प्रेरणा से मेरी कई किताबें आई। चूँकि बचपन से ही एक मेरी पृष्ठभूमि या समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मेरी शुरुआती जो किताबें आईं वो महापुरुषों की जीवनी को लेकर आई। मैंने कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, जगदेव प्रसाद, अंबेडकर साहब सहित लगभग 10 महापुरुषों की मैंने जीवनियाँ लिखी। लेकिन जब उपेंद्र महारथी संस्थान में मेरा पदस्थापन हुआ तो वहाँ दिक्कत ये आने लगी कि लोग पूछते थे कि भाई आपके यहाँ के जो कलाकार हैं उनका परिचय बताइए, उनका बायोडाटा दीजिए ताकि हम लोग उनको कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला में दें। जिस कलाकार से बात होती थी अधिकांश लोग कम पढ़े लिखे थे, उनका कोई बायोडाटा नहीं था। मैंने सबका बायोडाटा तैयार करना शुरू किया और उनका खुद बायोडाटा तैयार कर उनसे बातचीत करते थे, उनका बायोडाटा तैयार करते थे और उसको फिर हम सरकारी स्तर पर एक बायोडाटा का एक किताब ही हमने छपवाई। और उसी क्रम में कलाकारों से मेरा एक व्यक्तिगत संबंध बनने लगा और कलाकारों की भी जीवनी लिखनी शुरू की। आज कला पर मेरी 10 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। अभी हाल में एक मिथिला पेंटिंग के जो नामचीन कलाकार हैं 25 महिला कलाकार, उन पर मेरी एक पुस्तक आई है। उस पुस्तक का शीर्षक मैंने दिया है आंसुओं के साथ रंगों का सफ़र। कहने का तात्पर्य ये कि जो बिहार की मिथिला पेंटिंग की महिलाएं हैं, आज 9 लोग पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं मिथिला पेंटिंग में। भारत के किसी दूसरी अन्य कला में 9 पद्मश्री किसी एक कला में नहीं है, लेकिन मिथिला पेंटिंग में 9 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कलाकार हैं। लेकिन सबका जो अतीत है बहुत ही संघर्ष में रहा है। उनका दुख, दर्द और आज जो पहचान, विश्वव्यापी पहचान मिली है, उसको लेते हुए मैंने शीर्षक दिया आंसुओं के साथ रंगों का सफ़र। तो किस तरह से रंगों का सफ़र उन्होंने किया है वो किताब भी बहुत लोकप्रिय हुई है। और बिहार अब अंतर्राष्ट्रीय अपनी अभी जो है हमारे राष्ट्रपति जो महोदय उन्होंने भी मिथिला पेंटिंग पहना था। और फिर हमारे वित्त मंत्री, मतलब ये जो है अभी ग्लोबली जो है वो सारे लोग पहन रहे हैं और जान रहे हैं। लेकिन सर अगर देखा जाए और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं, तो अभी और कितनी मेहनत लगनी है कि और सारे आर्ट फॉर्म भी आगे आए? देखिए, मिथिला पेंटिंग की तो विश्वव्यापी पहचान बन गई जी। आपने सही कहा, राष्ट्रपति जी की बात आपने की। अभी 20 से 26 मई तक 7 दिनों का एक आर्टिस्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम था राष्ट्रपति भवन में। संयोग से बिहार के 10 महिलाओं को वहाँ भेजने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। मैंने 10 महिलाओं को, लोक कलाकारों को मिथिला पेंटिंग का भेजा और 26 मई को राष्ट्रपति जी उनके कामों को देखने के लिए आई। उस अवसर पर मैं भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद था। 6 दिनों में बिहार की 10 महिलाओं ने 110 फुट लंबा रनर बनाया था। राष्ट्रपति महोदय भी देख के दंग हो गई कि इतनी कम अवधि में, मात्र 6 दिनों में इतना लंबा काम बिहार की महिलाओं ने किया। मैंने कहा कि बिहार की महिलाओं का जो समर्पण है, अपने काम के प्रति जो लगन है, यही है कि कम समय में और गुणवत्तापूर्ण काम अपना देती हैं। लेकिन मिथिला पेंटिंग के अलावा जो अन्य कलाएँ हैं, सौभाग्य है, संयोग है कि पिछले 5-6 वर्षों में बिहार की अन्य कलाएं भी सामने आई हैं। जैसे कि इस वर्ष जो पद्मश्री सम्मान मिला, सुजनी कला में मिला। अभी तो लोग मानता था कि सुजनी कला या कांथा कला बंगाल की कला है, लेकिन बिहार में 10,000 से ज़्यादा महिलाएं सुजनी कला में सक्रिय है। उसका प्रमाण है कि निर्मला देवी जो बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कलाकार हैं, उनको इस साल पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उसी तरह से कहा जाता है कि पेपर मेसी जो आर्ट है वो जम्मू कश्मीर का आर्ट है, लेकिन बिहार में भी अति प्राचीन काल से ही पेपर मेसी आर्ट गाँवों में होते आ रहा है। मिथिला, विशेष रूप से मिथिला रीजन है, वहाँ काम होते आया है। वहाँ की सुभद्रा देवी को 4 साल पहले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पटना की टिकुली पेंटिंग भी बहुत पुरानी कला है। इसके कलाकार अशोक विश्वास को भी पिछले वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में जो 16-17 प्रकार की लोक कलाएँ हैं, वो
कलाएं भी अब सामने आ रही हैं और बाज़ार में उनकी पहचान बनी है। मंजूषा कला को भी लेके बहुत से काम हो रहे हैं, तो मंजूषा कला के भी अपनी पहचान बन रही है। जी, अभी सर आप लोगों ने जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की, अब हम लोग जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये संग्रहालय जो है इसकी अवधारणा कैसे हुई, क्या इसके पीछे की मंथना है, विचार है, इसके बारे में कुछ बताएं। सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे। पाषाण युग की बात करें, आदिम युग की बात करें, तो उस समय हमारे पूर्वज, लेकिन जैसे जैसे उनकी चेतना विकसित होती गई, वे जागरूक होते गए, उनके साथ कलाओं का जो विभिन्न कलाएं उस समय उन्होंने शुरुआत की, वे कलाएं उनके दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तुएं हैं, उन्होंने अपने आसपास जो प्राकृतिक संसाधन थे उससे उन्होंने कलाओं का निर्माण शुरू किया। फिर बाद में धार्मिक रस्में भी पारंपरिक कलाओं के माध्यम से शुरू हो गई। लेकिन जो भी कलाकृतियाँ सृजित की जाती थी, जो भी कलाकृतियाँ बनती थी, वो तत्कालिक होती थी। कोई रस्म हुआ, वो रस्म खत्म होने के बाद वो कलाकृतियाँ नष्ट हो जाती थी। तो लोगों को विचार आया कि जो कलाकृतियाँ बनती हैं उसको कैसे संग्रहित किया जाए। उसी क्रम में देश दुनिया में ये विचार आया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ की जो कलाकृतियाँ बन रही हैं उसको सुरक्षित किया जाए। उसी क्रम में संग्रहालय की जो धारणा है अस्तित्व में आई और संग्रहालयों का निर्माण देश दुनिया में सभी जगहों पर शुरू हुआ। जी, अब आप बिहार म्यूज़ियम में बहुत दिनों से कार्यरत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी संरक्षित वहाँ पे जो लोग आके देखें? वैसे भी बिहार जो है कला, संस्कृति, सभ्यता के लिए जाना जाता है, तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऐसी हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि आज की तिथि में बिहार संग्रहालय जो है, बिहार म्यूजियम, जी, भारत का सबसे आधुनिक एवं भव्य म्यूजियम है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसा आपने कहा कि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार का जो इतिहास है, अतीत में बिहार का इतिहास कहते हैं लोग कि भारत का इतिहास रहा है। जो 16 महाजनपद थे उसमें 3 जनपद अंग, मगध एवं बज्जी, वो तीनों बिहार के जनपद थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। अतीत में बिहार सभ्यता एवं संस्कृति का भी केंद्र रहा है। बहुत सारे प्राचीन पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना भी बिहार में हुई थी। स्वाभाविक रूप से बिहार में पुरातात्विक सामग्रियों, कलाकृतियों की भरमार रही है। मौर्य समाज इतिहास में अगर हम लोग जाएँ तो इतिहास में देखें, पीछे की ओर देखेंगे तो हम पाएंगे कि शुरुआत मौर्य समाज से हुई है और मौर्य शासन जो है उसका केंद्र पटना था। मगध जिसकी राजधानी थी राजगिरी, बाद में पटना राजधानी हुई। पटना का पुराना नाम जो पोलिब्रत था, चंद्रगुप्त के समय में मेगासनिस आए थे जो यूनानी यात्री, उन्होंने लिखा था कि पटना तो अद्भुत है। उसके बाद उनके पोते सम्राट अशोक के समय में चीनी यात्री फाहियान आए थे, उन्होंने भी पटना को देख के कहा था कि यह तो अद्भुत शहर है, लकड़ियों से बना हुआ ऐसा शहर दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। उस समय जो यहाँ की कलाएँ थीं वो भी अद्भुत थी। जितनी मूर्तियाँ थीं वो दरवाज़ों पर सुशोभित होती थी। अभी उसमें से एक बहुत पुरानी मूर्ति जिसको दीदारगंज यक्षी का नाम दिया जाता है, बिहार संग्रहालय में संग्रहित है। और दीदारगंज यक्षी चूँकि पटना के दीदारगंज महल से मिली थी, उसकी भी कहानी अद्भुत है कि दीदारगंज गंगा नदी के किनारे जो कपड़ा धोने वाले लोग थे वो उसी पत्थर के पाट पर कपड़ा धोते थे। अचानक किसी दिन वहाँ उस पाट के बगल में सांप घुस गया। सांप को खोजने के लिए जब उस पाट को उभारा गया तो वहाँ एक मूर्ति मिली और उस मूर्ति को, वो मूर्ति दीदारगंज यक्षी थी। उस मूर्ति को पटना संग्रहालय में लाया गया और फिर आज वह मूर्ति बिहार संग्रहालय में सुशोभित है। और यक्षिणी की बात जो करें, दीदारगंज यक्षिणी की,
हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जो आधुनिक नारी की शोभा है, जो मूर्तियों की शोभा होती है, जिस सौंदर्य के जितने प्रतिमान होते हैं इस यक्षिणी की मूर्ति में है। दुनिया में दो, एक मोनालिसा की बात की जाती है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है बहुत खूबसूरत है, तो उससे किसी मायने में कम यक्षिणी की मूर्ति नहीं है। 5 फीट हाइट वाली यक्षिणी की मूर्ति मौर्य पीरियड में बनी है और सौंदर्य के सभी प्रतिमानों पर यह खरी उतरती है। तो सबसे बड़ा आकर्षण बिहार संग्रहालय का यक्षिणी की मूर्ति है। लेकिन एक ही नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में लगभग 30,000 कलाकृतियाँ पटना संग्रहालय एवं फिर बिहार संग्रहालय में सुशोभित है। उसमें लाफिंग बॉय, मौर्य पीरियड में जो बना था, लाफिंग बॉय, लाफिंग गर्ल, लेडी विथ पैरोट, बुद्ध का मौर्य पीरियड में जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी, फिर गुप्त काल में भी, पाल काल में भी बिहार जो है मूर्ति कला का बहुत बड़ा केंद्र था। पाल काल को माना जाता है कि बंगाल का उसका केंद्र था, लेकिन जो इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे तो आसिफ मजूमदार बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। उन्होंने लिखा था कि पाल काल में बिहार में 2 ऐसे मूर्तिकार थे जिनसे सीखने देश दुनिया से लोग आते थे। उसी तरह से जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हम लोग जानते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सब बिहार में थे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण का केंद्र थे, देश दुनिया के लोग यहाँ सीखने आते थे, उनमें कलाएं भी सीखते थे। तो सभी जो प्राचीन कलाकृतियाँ हैं उसको बिहार संग्रहालय में सुशोभित करके रखा गया है। और अगर बिहार संग्रहालय और पटना म्यूज़ियम की बात करें तो दोनों में क्या फ़र्क है? और दोनों में जैसा कि आपने कहा यक्षिणी की प्रतिमा को लोग देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं, तो पटना म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ है? बिहार म्यूजियम की स्थापना 2015 में हुई। 7 अगस्त 2015 को बिहार संग्रहालय की स्थापना हुई थी। उसके पहले पटना में पटना म्यूजियम था, जिसको पटना संग्रहालय भी बोलते हैं। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। जैसा मैंने पहले बताया कि बिहार में पुरातात्विक सामग्रियों की भरमार थी, तो हुआ कि इनको कहाँ सुरक्षित रखा जाए, तो एक म्यूजियम की कल्पना हुई। तो चूँकि म्यूजियम बना नहीं था तो पटना हाई कोर्ट के एक भाग को पटना में जो कलाकृतियाँ थी वहाँ रखा गया। उसी क्रम में हुआ कि एक अपना इसका बिल्डिंग हो, अपना अस्तित्व हो, तो पटना म्यूजियम का निर्माण हुआ। 1917 में शुरू हुआ और पटना म्यूजियम का उद्घाटन 1929 में हुआ था। तो चूँकि बिहार में पुरातात्विक सामग्रियों की भरमार रही, तो पटना म्यूजियम में कलाकृतियाँ इतनी अधिक हो गई। 2009 में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, पटना संग्रहालय का इन्होंने भ्रमण किया तो देखा कि यहाँ कलाकृतियाँ बेशुमार हैं और सभी बेशकीमती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने नोट में लिखा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए और पटना संग्रहालय की सभी कलाकृतियों को देखना चाहे तो उसे महीनों लग जाएंगे, यहाँ इतनी अधिक संख्या है। इसलिए उनके निर्देश पर एक नए म्यूजियम के निर्माण की परिकल्पना की गई। उसके बाद बिहार संग्रहालय का निर्माण हुआ, जो 7 अगस्त 2015 को बिहार संग्रहालय की शुरुआत हुई। जी, और पटना म्यूजियम में क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं? पटना म्यूजियम में सबसे खास में अगर बात करें तो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ एक 20 करोड़ साल पुराना पेड़ है जो कि अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। इसके अतिरिक्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको जितने उनकी सामग्रियां थी, निजी सामग्रियां जिसका इस्तेमाल वो करते थे, या उनको गिफ्ट के रूप में जितनी सामग्रियां मिली थी, वो सब पटना म्यूजियम में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त राहुल संकेतयान जो तिब्बत से कलाकृतियाँ लाए थे, पांडुलिपि लाए थे, सब पटना संग्रहालय में सुशोभित है। इसके अलावा पटना कलम भी बिहार और देश के कला इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो 1760 से लेकर 1947 तक लगभग 200 सालों तक पटना कलम का बहुत ही इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। तो पटना कलम की 300 से ज़्यादा कलाकृतियाँ पटना संग्रहालय में सुशोभित हैं।
बतौर निदेशक क्या क्या चुनौतियाँ आपको आ रही है बिहार संग्रहालय में, कि ऐसा लगता हो कि थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको आसान किया जा सकता है? देखिए, कोई खास चुनौती नहीं है। होता है क्या है कि सरकारी संस्थानें जब बनती हैं तो शुरुआत में तो उद्घाटन के समय में उस पर उसकी देखरेख सही ढंग से होती है, लेकिन बाद के वर्षों में उस पर ध्यान लोगों का कम हो जाता है। लेकिन बिहार संग्रहालय जो है, वहाँ हम लोगों ने ये धारणा बना के रखी है और कायम रखा है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं अंजनी कुमार सिंह, को खुद बहुत बड़े कलामर्मज्ञ हैं, उनके दिशा निर्देश में बिहार संग्रहालय को हम लोगों ने अपडेट रखा है। जो 10 साल पहले बिहार म्यूजियम बना था और आज की तिथि में भी आप जाएंगे तो वहाँ का रख रखाव उसी तरह से बेहतर है। और बिहार संग्रहालय सिर्फ कलाकृतियों का स्टोर हाउस नहीं है, हम नियमित रूप से नए नए आयोजन करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, संस्कृति प्रेमियों के लिए, जो संगीत प्रेमी हैं उनके लिए। तो हर माह कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोग समय समय पर करते हैं। तो बिहार संग्रहालय इसीलिए देश दुनिया में आज अपनी प्रसिद्धि कायम किए हुए है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो लाइनअप है, उसमें एक है बिनाले प्रोग्राम। ये क्या है, क्यों हो रहा है, और दर्शक को अगर आसान भाषा में बताना चाहें तो? बिहार म्यूजियम बिनाले जी, यह जो बिनाले कार्यक्रम है, ये बिहार संग्रहालय की परिकल्पना है। अभी तक देश दुनिया में जो बिनाले आयोजित होते थे वो कला को लेके, समकालीन कला को लेके आयोजित होते थे। मसलन वेनिस बिनाले दुनिया भर में मशहूर है, या भारत में की बात करें तो त्रिची बिनाले की चर्चा अक्सर यहाँ होती है। लेकिन वो समकालीन कला को लेकर है, कलाकारों को लेकर आयोजित होता है। म्यूजियम्स को लेकर देश में कभी बिनाले नहीं हुआ था। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं अंजनी कुमार सिंह की प्रेरणा से 2021 में म्यूजियम बिनाले की शुरुआत की गई। हालांकि उस समय कोविड पीरियड था, इसलिए उसको ऑनलाइन डिजिटल रूप में किया गया। 2023 में दूसरा बिनाले हुआ और तीसरा म्यूजियम बिनाले अभी 7 अगस्त को शुरू होने वाला है। म्यूजियम बिनाले में होता है कि दुनिया भर के देश या कहें वहाँ के म्यूजियम उस बिनाले में शामिल होते हैं। इसलिए इस म्यूजियम बिनाले के माध्यम से वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास देखने को मौका भारत के लोगों को, विशेषकर बिहार के लोगों को मिलता है। इस साल जो म्यूजियम बिनाले थर्ड है, जो 7 अगस्त 25 से शुरू हो रहा है, इसमें 3 महादेशों के म्यूजियम शामिल हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका और एशिया। तो इन लगभग 1 दर्जन देश इसमें शामिल होंगे और यह बिनाले जो है 7 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। तो पटना में बैठे बैठे देश दुनिया की संस्कृति को, वहाँ की कलाकृतियों को देखने का मौका बिनाले के माध्यम से मिलता है। और यही कारण है कि बिहार म्यूजियम बिनाले की देश दुनिया में चर्चा होती है। जी, और क्या जैसे अगर आम जनता है, अगर वो देखना चाहे, जाना चाहे, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो कैसे जाए? देखिए, हम लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हमारा म्यूजियम बिनाले शुरू हो रहा है, आप इस म्यूजियम बिनाले में आप देखने आइए। जैसे कि अभी म्यूजियम बिनाले जो शुरू होगा, हम लोग उसमें एक मुखौटों का एग्जीबिशन लगा रहे हैं। देश दुनिया में जो प्राचीन संस्कृति में मुखौटे बनते थे, भारत के भी विभिन्न राज्यों में बनते हैं, आदिवासी संस्कृति में मुखौटों की अहमियत रही है। उस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में मुखौटे किस रूप में बनाए जाते थे और इस्तेमाल किए जाते थे। तो दुनिया भर के देशों के मुखौटों की प्रदर्शनी हम लोग म्यूजियम बिनाले में लगा रहे हैं। तो इस तरह के कई एग्जीबिशन यहाँ होंगे और देश दुनिया के लोगों के व्याख्यान भी होंगे। जो जैसे मिथिला पेंटिंग को आज इस रूप में ले जाने में एथनिक आर्ट फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1970 के दशक में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को शोषण से, बिचौलियों से बचाने के लिए डेविड सैंडजन ने एथनिक आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की थी। उसके माध्यम से वो यहाँ के कलाकारों की पेंटिंग खरीदते थे और जाके देश दुनिया में बेचते थे, और जो मुनाफा होता था फिर उस कलाकारों को वापस दे जाते थे। तो उसके जो संस्थापक डेविड सैंडजन हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है
कि आप आइए, वो भी म्यूजियम बिनाले में आएंगे और अपना व्याख्यान देंगे कि मिथिला पेंटिंग को या बिहार की कला संस्कृति को आगे किस रूप में उन्होंने बढ़ाया, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया के, श्रीलंका के कई देशों के जो विचारक हैं, विद्वान हैं, वो इस बिनाले में शामिल होंगे। इसके अलावा उन देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अभी 7 अगस्त को ही हम लोग सांस्कृतिक, श्रीलंका की जो टीम है सांस्कृतिक टीम, वो कार्यक्रम देंगे। उसी तरह से इंडोनेशिया, इथियोपिया इत्यादि देशों के भी कलाकार यहाँ आकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। क्या बात है सर। अभी आपने कहा कि इससे पहले डिजिटली जो है ये जो है प्रोग्राम हुआ था, तो डिजिटली कितना जो है हमारा संग्रहालय एक्टिव है? देखिए, अब आज के युग में, डिजिटल युग में हम कहें कि म्यूजियम इन ए पॉकेट की धारणा बन रही है। तो हम लोग भी बिहार म्यूजियम को डिजिटल रूप में सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का संग्रहालय हो या यहाँ के पुस्तकालय हो, बिहार म्यूजियम का एक समृद्ध पुस्तकालय है, सबको हम लोग डिजिटल रूप में ले जाने की कोशिश में हैं। आने वाले कुछ महीनों में बिहार म्यूजियम का डिजिटल रूप भी देखने को मिलेगा जी। और अगर बच्चों की बात करें तो जो संरक्षित चीज़ें हैं, अगर रिसर्च के तौर पे हम लोग कितना आउटपुट दे रहे हैं बिहार म्यूजियम को लेकर? देखिए, बिहार संग्रहालय का सबसे बड़ा आकर्षण जो है यहाँ का चिल्ड्रन गैलरी है, बाल दीर्घा है। मैं अभी तक का अनुभव बताता हूँ कि बिहार संग्रहालय में आने वाले में 40% से अधिक बच्चे होते हैं। और आप दुनिया के किसी भी संग्रहालय में जाइए, वहाँ देखिए कि लिखा रहता है कि बोर्ड पर कि डोंट टच, लेकिन बिहार संग्रहालय एक भारत का एकलौता ऐसा संग्रहालय है कि जहाँ बच्चों को टच करने की सुविधा है। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किस तरह से हमारी कलाकृतियों का निर्माण हुआ है, उसको देखने समझने के लिए हमने उनको टच करने की सुविधा दी है, ताकि वो समझें और अपना अनुभव को आगे बढ़ाएं। जी। और सर, अगर हम बात करें बिहार की कला संस्कृति की, यहाँ के आर्टिस्ट की, तो इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल के युवा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार का अतीत काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है और हम अपने अतीत से प्रेरणा लें। और जैसे कि मॉडर्न पीरियड में होता है कि बिहार की जो कला संस्कृति जो देश दुनिया में जाती थी, तो बिहार की कला संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही है। उसको आगे बढ़ाने में युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूँगा कि अपने प्राचीन गौरव को बरकरार रखने के लिए कला संस्कृति से जुड़े अपने पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को अपनाएं और उसे आगे बढ़ाएं। जी। और जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जो अक्सर बोलते हैं कि कला जो है तो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम में क्या कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? कला खुद मेन स्ट्रीम की चीज़ है। ये कहना कि कला जो एक है, आज के समय में आदमी जितना दबाव में है जी, उस स्थिति में जो व्यक्ति कला को अपनाएगा उसकी एक अलग पहचान बनेगी। आप चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, आप बहुत सारे डॉक्टर यहाँ आते हैं देश दुनिया के बिहार म्यूजियम, वो बोलते हैं कि जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उस समय हम लोग म्यूजिक चला लेते हैं। वो मेंटल डिप्रेशन को दूर करने का एक माध्यम है। तो आज का समाज, आज का मानव जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, उसमें डिप्रेशन स्वाभाविक रूप से सामने आ रहा है। तो अगर हम कला संस्कृति को अपनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उस डिप्रेशन से बचेंगे और देश दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान भी बनाएंगे। जी सर, आप ने इतनी अच्छी बातें कही, खास करके अभी जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी आएंगे और अपनी जो धरोहर, अपनी संस्कृति है उसको तो देखेंगे, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें और अंतर्राष्ट्रीय कला हमारे धरती पर आ रही है उससे भी रूबरू होंगे। सर, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी अच्छी बातें साझा की और बिहार म्यूज़ियम और म्यूज़ियम के बारे में आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन लगा होगा। और जब हम बात करते हैं म्यूज़ियम की तो हम अपने संस्कृति की और अपनी सभ्यता की बात करते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके शहर में, वो ज़रूर देखिए। आप लोग अपनी संस्कृति से रूबरू रहिए, अपने आर्ट एंड कल्चर को पहचानिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलिए। तो कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, ज़रूर हमें अपना ख़त हमारे नाम ज़रूर लिखिए। तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार बिहान,
दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directed@gmail.com। तो छोड़े जाते हैं आपको एक नए सोच, नए विचार के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।